हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का वेलकम है एग्ज़ाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। और इस समय हम यूथ कंपटीशन टाइम्स हिस्ट्री बुक्स को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके प्राचीन इतिहास के टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं। प्राचीन इतिहास के टॉपिक में हम 20 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, और जिसमें 3 पार्ट हमारा मौर्योत्तर काल का भी कंप्लीट हो गया है। आज मौर्योत्तर काल का ये 21 पार्ट है, और कल 22 पार्ट हम इसका लेके आएंगे, और कल से हमारा मौर्योत्तर काल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम गुप्त एंड गुप्तोत्तर काल को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हम कंटिन्यू करके सारे प्राचीन इतिहास को कवर कर लेंगे, और जब प्राचीन इतिहास हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम मध्यकालीन इतिहास और फिर आधुनिक इतिहास को कंटिन्यू रखेंगे। तो आइए, आज हम ये मौर्योत्तर काल में कुषाण राजवंश को हमें आज पढ़ना है। उसी टॉपिक को आज हमें कंप्लीट करना है। तो ये जो कुषाण राजवंश है, इसकी उत्पत्ति तथा प्रसार के बारे में आइए हम स्टार्ट करते हैं कि कुषाण राजवंश कैसे स्थापित हुआ। इसके बारे में हम आपको पहले कुछ बता देते हैं, फिर इसके हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। जो कुषाण राजवंश है, ये मध्य एशिया के पश्चिम चीन से यूची जाति के लोग थे, और 165 ईस्वी पूर्व में हूणों के आक्रमण करके, जो हूणों ने था इनको आक्रमण करके इन्हें इन क्षेत्रों से भगा दिया था। इसके बाद जो है यूची जात की 2 शाखाओं में ये विभाजित हो गया था। एक शाखा इनकी बैक्ट्रिया चली गई थी, जिसे ज्येष्ठ यूची कहा जाता था, और दूसरी शाखा इनकी तिब्बत चली गई थी, जिन्हें कनिष्क सूची कहा जाता था। कनिष्क मतलब छोटी सूची कहा जाता था। कालांतर में बैक्ट्रिया के जो ज्येष्ठ यूची थे, उनकी पुनः 5 शाखाओं में फिर विभाजित हो गई थी। तो जिनमें से एक शाखा जो थी कुई-सुआंग, ये कुई-सुआंग की जो शाखा थी, ये भारत चली आई थी, ये भारत आई। इसके बाद इसके ही संस्थापक जो है कुजुल कटफिसेस थे, और इन्होंने जो है कुषाण वंश की स्थापना की। तो इस तरह से कुषाण राजवंश जो है स्थापित हुआ। अब आपको ये मतलब इसका बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा कि कुषाण राजवंश कैसे स्थापित हुआ, कुषाण राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई, और फिर इसका देखिए आगे प्रसार कैसे हुआ। तो आइए इनके क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। कुषाण किस जाति की एक शाखा थी? तो अभी हमने आपको बताया था यूची जाति की जो है एक शाखा थी। यूची लोग चीन में किस क्षेत्र में निवास करते थे? तो कानशू तथा निंग शिया क्षेत्र में जो है ये निवास करते थे। यूची लोग किस हुण राजा से पराजित होकर अपना प्रदेश छोड़ने के लिए बाध्य हुए थे? तो हुंगनु नरेश लाओशंग से जो है ये पराजित हुए थे, और ये अपना प्रदेश छोड़ने के लिए बाध्य हो गए थे। हुण राजाओं ने इनको भगा दिया था, तभी ये 2 शाखाओं में डिवाइड हो गई थी। यूची जाति हुण नरेश से पराजित होने के उपरांत किस क्षेत्र की ओर ये पलायन किए थे? तो दक्षिण तथा पश्चिमी क्षेत्र की ओर जो है ये लोग पलायन कर चुके थे, मतलब दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र की ओर ये लोग चले गए थे। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए। चीनी लेखक पानकुकृत सिहान हांसू से यूचियों के 5 प्रदेश के संदर्भ में जानकारी है। ह्यूमी, यह संभवतः पामीर के पठार तथा हिंदू कुश के बीच बसा हुआ वाकहान प्रदेश था। शुआंगमी वाकहान तथा हिंदू कुश के दक्षिण में स्थित त्रिचाल प्रदेश था। और कई शुआंग कुषाण जो थे, ये चित्राल तथा पंजिशर के बीच बसा हुआ था। और हिंदू जो है ये चित्राल तथा पंजीवर के बीच बसा हुआ ये भी था। काओफू जो है, इसके तात्पर्य जो है काबुल प्रदेश से हैं। ये चीनियों के नाम भी ऐसे ही अजीब गरीब हैं। आगे देखिए, जो कुषाण वंश की स्थापना की, तो इसके संस्थापक जो कुजुल कटफिसेस थे, आइए इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो कुजुल कटफिसेस जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर इसके क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर देते हैं। कुजुल कटफिसेस जो है 15 ईस्वी से 15 ईस्वी से 65 AD, मतलब 15 ईस्वी पूर्व तक इनका शासनकाल था। ये कुषाण वंश के संस्थापक थे, और इनकी राजधानी जो है तुषार थी।
इनके साम्राज्य का विस्तार जो है बैक्ट्रिया से तक्षशिला तक फैला हुआ था। जो चीनी स्रोत हैं या जो चीनी ग्रंथ हैं उसमें इन्हें जो है कियू सी कुओ कहा गया है और इसने पहलों को पराजित करके कश्मीर, काबुल, कांधार पर अधिकार कर लिया था। इसने केवल तांबे के सिक्के चलाए थे और इनके तांबे के सिक्के जो है तक्षशिला से प्राप्त भी हुए हैं। इनके सिक्कों पर जो है हर्मियस का नाम मिलता है, जिससे पता चलता है कि हर्मियस के ये सामंत भी थे। इतना कुजल कटफिसेस के बारे में जान लीजिए और इसके बाद इनके क्वेश्चनों को सॉल्व कर लीजिए। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे भी नहीं एग्जाम में, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर पूरा हो जाएगा। किस कुइशुआंग ने के सरदार के 4 जो है यूची राज्यों को विजित करके एक शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना करके स्वयं उनका राजा बना बैठा था? तो क्यू तिस्यू क्यों ने थे। और क्यू तिस्यू क्यों का समीकरण किसके साथ किया जाता है? तो कटफिसेस के साथ ही, कटफिसेस प्रथम के साथ किया जाता है। कटफिसेस प्रथम की उपाधि क्या थी? तो कुशूलक जो है इनकी उपाधि थी। कुजुल कटफिसेस किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो कटफिसेस प्रथम के नाम से जो है ये प्रसिद्ध हुआ था। कुजुल कटफिसेस की विजयों का विवरण किसके ग्रंथ में मिलता है? तो पानकुकृत हाउ हांसू के कृत से इसके ग्रंथ थे, इसके विजयों का विवरण यहाँ से मिलता है। कुजुल कटफिसेस ने पार्थियों के किन क्षेत्रों को विजित कर भारत की पश्चिमोत्तर प्रदेश पर शासक बन बैठा था? तो किपिन तथा काबुल प्रदेश पर जो है विजित करके वहाँ का शासन बन बैठा था। आइए आगे देखते हैं। कुजुल कटफिसेस ने संगठित साम्राज्य की स्थापना के उपरांत जो है इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महाराजा धीराज की उपाधि जो है धारण की थी। कुजुल कटफिसेस का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो अभी हमने आपको बताया 15 ईस्वी से 65 ईस्वी तक जो है इनका शासनकाल जो है माना जाता है। कुजुल कटफिसेस ने किस धातु की मुद्राएं चलवाई थी? तो केवल इन्होंने तांबा धातु की जो है मुद्राएं चलवाई थी। आगे विम कटफिसेस देख लीजिए, जो कि कुषाण वंश के वास्तविक संस्थापक थे। तो इनका कार्यकाल जो है 65 ईस्वी से 78 ईस्वी तक था। विम कटफिसेस ही कुषाण वंश के वास्तविक संस्थापक थे। इनके जो है इन्होंने जो सिक्का चलाया था, इसने ही मिनांडर के बाद भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का चलाया था, क्योंकि कुजुल कटफिसेस ने जो चलाया उन्होंने केवल तांबे का सिक्का चलाया था और जो सोने का सिक्का पहले चलाया था तो मिनांडर ने चलाया था। और उसके बाद जो है विम कटफिसेस ही हुए थे जिन्होंने मिनांडर के बाद सर्वप्रथम सोने का सिक्का चलाया था, जो लगभग संपूर्ण भारत में फैला हुआ था। और विम कटफिसेस ने एक नियमित रूप से सोने के सिक्के को चलाया था। इनके सिक्के में जो है इनके सिक्कों को दीनार कहा जाता था, जो कि लैटिन भाषा का है, जो कि लैटिन भाषा में है। और दीनार जो है लैटिन भाषा का ही शब्द है। और यह अंतिम शासक था जो द्विभाषी द्विलिप मतलब खरोष्ठी लिपि एवं यूनानी लिपि के भी सिक्के चलाए थे इन्होंने, विम कटफिसेस ने। और जो है इन्होंने इनका जो धर्म है, इनके मतलब जो सोने के सिक्के थे उन पर शिव का वाहन जैसे नंदी है, त्रिशूल का अंकन है, मतलब इनके सिक्कों पर इनका भी अंकन मिलता है। और इसके अलावा इनके सिक्कों पर इनकी उपाधि भी है, जैसे महेश्वर, परमेश्वर, महाराजा और महाराजा धीराज की उपाधियां भी इनके सिक्कों पर मिलती है, जिससे यह पता चलता है कि ये शैव धर्म के भी पोषक थे। और इनकी विजय भी जो थी वो चीनी ग्रंथ हाउ हांसू से पता चलता है कि इसने चीन ए चू की विजय की थी और चीन ए चू का संबंध पंजाब से किया जाता है। इस प्रकार इनके क्षेत्र में को जो है अफगानिस्तान, मथुरा, पंजाब इत्यादि जो है इनके क्षेत्र में शामिल थे। इतना ही है विम कटफिसेस के बारे में, आप जान लीजिए। आज ही इनके क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। कुजुल कटफिसेस के पश्चात कुषाण वंश का कौन राजा बना था? तो ये विम कटफिसेस ही थे। और भारत में कुषाण राजवंश का वास्तविक संस्थापक जो है विम कटफिसेस को ही माना जाता है।
भारत में किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाए? तो वेंकटफिसेस ने चलवाए थे। वेंकटफिसेस ने किस धातु के सिक्के चलवाए? सोने तथा तांबे धातु, दोनों धातु के इन्होंने सिक्के चलवाए थे। वेंकटफिसेस ने अपने सिक्कों पर किन लिपियों को उत्कीर्ण कराया? तो अभी हमने आपको बताया कि यूनानी खरोष्ठी लिपि का भी जो इन्होंने उत्कीर्ण करवाया था। वेंकटफिसेस के सिक्कों पर किन क्षेत्रों से प्राप्त हुए थे? तो काबुल, सिंध, कौशाम्बी, बक्सर से जो है इनके सिक्के प्राप्त हुए थे। वेंकटफिसेस के सिक्कों पर उनकी किन उपाधियों का विवरण मिलता है? तो महाराज, राजाधिराज, सर्वलोकेश्वर, महेश्वर, वेंकटफिसेस, त्राता की उपाधियां जो हैं इनके सिक्कों पर मिलती है। वेंकटफिसेस किस मत के अनुयायी थे? शैव मत के अनुयायी थे। वेंकटफिसेस की कौन सी शैव उपाधि थी? तो माहेश्वर जो है इनकी शैव की उपाधि थी। वेंकटफिसेस के सिक्कों पर किनकी आकृतियां हैं? तो शिव, नंदी, त्रिशूल। इसी से तो पता मालूम होता है कि ये शैव धर्म के अनुयायी थे। तो इनकी जो आकृतियां जो है इनके सिक्कों पर मिलती हैं। आगे देखिए कनिष्क। कनिष्क का शासनकाल देख लीजिए। कनिष्क का शासनकाल था 78 ईस्वी से 100 ईस्वी पूर्व तक था, जो कि टोटल इनका शासनकाल 23 वर्ष तक रहा। इनकी राजधानी पेशावर थी, जिसे पुरुषपुर के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जो राज्यारोहण था 78 ईस्वी पर हुआ था और इसी अवसर पर इन्होंने शक संवत चलाया था। तो जो शक संवत था 78 ईस्वी में, इस संवत के बाद शकों ने 78 ईस्वी में चलाया था। इसके बाद शकों ने शक संवत चलाया, तो इसीलिए इसे शकों ने इसको चलाया था 78 ईस्वी में, तो इसीलिए इसे शक संवत कहा जाता है, क्योंकि ये शक शासकों के द्वारा ही चलाया गया था, क्योंकि कनिष्क वगैरह सब शक शासक ही थे, इसीलिए इसे शक संवत कहा गया। और इसका पहला अभिलेखीय साक्ष्य जो है, जो वाकाटक नरेश देवसेन के जो हिस्से बोराला अभिलेख है, इससे यह जो है पता भी चलता है। और इसका पहला माह चैत्र जो प्रतिवर्ष जो है 22 मार्च को प्रारंभ होता है, और जो भारत सरकार ने तो इसे 22 मार्च 1957 को इसे राष्ट्रीय पंचांग के रूप में स्वीकार भी किया था, ये शक संवत को। और जो कनिष्क की उपाधियां थीं, तो इन्होंने देवपुत्र की उपाधि, शाहानुशाही की उपाधि और शाहो नानो शाहो की उपाधि, जिसका मतलब होता है शहंशाह, और द्वितीय अशोक की उपाधि, और एक इनकी अन्य उपाधि थी सम्राटों का सम्राट। इतनी उपाधियां जो है कनिष्क ने धारण की थी। और इनके अभिलेख भी हैं, जैसे रवातक अभिलेख है और चीर स्तूप अभिलेख है, सुई विहार अभिलेख है, तो इनके कई अभिलेख हैं। जद्दार अभिलेख है, मणिक्याल अभिलेख है, सारनाथ कौशाम्बी अभिलेख है, बुद्ध प्रतिमा अभिलेख है जो कि श्रावस्ती में है, और सांची लेख भी है, मथुरा अभिलेख भी है। इनके अभिलेख भी यहाँ से मिलते हैं। और जो इन्होंने सिक्का चलाया था कनिष्क ने, तो चांदी, सोना, तांबा, कांसा, इन्होंने चारों प्रकार के सिक्के चलाए थे। आइए इनके क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। आपको इतना समझ में आ गया होगा पूरा कॉन्सेप्ट। अब इतना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होने से क्वेश्चन कैसे भी आए हम उसको आसानी से कर लेते हैं। तो वेंकटफिसेस के पश्चात कुषाण शासक की बागडोर किसके हाथ में आ गई थी? तो कनिष्क के हाथ में आ गई थी। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था। कनिष्क ने शक संवत कब प्रारंभ किया था? 78 ईस्वी में प्रारंभ किया था। कनिष्क शक शासक थे, इसीलिए इसको शक संवत नाम दिया गया। कनिष्क ने सारनाथ की बौद्ध प्रतिमा का अभिलेखीय तिथि क्या है? तो 81 ईस्वी है। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। अफगानिस्तान के रवाता नामक स्थान से कनिष्क का एक लेख मिला है, जिसमें उसकी वंशावली दी गई है, और लेख में कनिष्क की उपाधि देवपुत्र मिलती है, तथा उसमें वेंकटफिसेस का इसे पुत्र भी बतलाया गया है। और इस अभिलेख से उसे साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र का विजेता भी बतलाया गया है। कनिष्क के विजय से देख लीजिए। कनिष्क से पूर्व भारत में पर विजयों का विवरण किस अभिलेख में मिलता है? तो सारनाथ अभिलेख में मिलता है। कनिष्क का साम्राज्य पूर्वी भारत में किन क्षेत्रों तक फैला हुआ था?
तो उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक जो है इनका साम्राज्य जो है फैला हुआ था। कनिष्क अपने वाराणसी अभियान में किन चीज़ों को प्राप्त किया था? तो जो अश्वघोष लेखक थे उनके लेखकों को इन्होंने प्राप्त किया था, और बुद्ध का जो भिक्षा पात्र था उसको प्राप्त किया था, और एक अद्भुत उन्होंने मुर्गा था उसको प्राप्त किया था। इन 3 चीज़ों को जो है उन्होंने वाराणसी अभियान में प्राप्त किया था। हनवंशी जो चीनी शासक थे एवं कनिष्क के मध्य किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष हुआ था? तो चीनी तुर्किस्तान जो कि मध्य एशिया में था, इस क्षेत्र को लेकर संघर्ष हुआ था। किस अभिलेख का विवरण मिलता है कि कनिष्क ने पश्चिमोत्तर प्रदेशों पर विजय प्राप्त की थी? तो अभी हमने आपको बताया था कि जो इनका शुई विहार लेख था उससे इसकी जानकारी प्राप्त होती है। कपिशा पर कनिष्क के आधिपत्य का विवरण किस चीनी यात्री ने दिया था? तो हेनशोंग ने दिया था। कश्मीर पर कनिष्क के अधिकार की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो जो कल्हड़ का राजतरंगिणी अभिलेख है उससे इसकी जानकारी प्राप्त होती है। किस ग्रंथ से जानकारी प्राप्त होती है कि कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था? तो एक कल्हड़ की जो है राजतरंगिणी नामक ग्रंथ है उससे जानकारी प्राप्त होती है। कुषाण शासक कनिष्क के साम्राज्य दक्षिण भारत में किस क्षेत्र तक विस्तारित था? तो विंध्य पर्वत तक जो है इनका दक्षिण भारत में तक इनका क्षेत्र विस्तारित था। सांची में कनिष्क के संवत 28 का एक लेख प्राप्त हुआ है जिससे वाष्प या वशिष्ठ का वर्णन किया गया है। वशिष्ठ किस क्षेत्र का उपराजा था? तो मालवा क्षेत्र का उपराजा था। कनिष्क के साम्राज्य तथा उनका शासन देखिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। कनिष्क के साम्राज्य की सीमा का निर्धारण हम किसके द्वारा करते हैं? तो जो कनिष्क के लेख हैं और जो इनके सिक्के हैं इन्हीं से इनके सीमा का निर्धारण जो है हम करते हैं। इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। कनिष्क के साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण के विंध्य पर्वत तक तथा पश्चिमी में उत्तर से लेकर अफगानिस्तान से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक विस्तृत था। राजतरंगिणी में जो कल्हड़ की राजतरंगिणी है उससे कश्मीर पर कनिष्क का अधिकार की जानकारी प्राप्त होती है। शुई विहार तथा सांची लेख में सिंध, मालवा, गुजरात, राजस्थान के कुछ भाग पर तथा उत्तरी महाराष्ट्र पर कनिष्क के अधिकार की पुष्टि होती है। कौशाम्बी, श्रावस्ती, सारनाथ लेख से पूर्वी उत्तर प्रदेश पर कनिष्क के अधिकार की सूचना प्राप्त होती है। और कनिष्क के साम्राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य था। पुरुषपुर, जिसे पेशावर के नाम से जाना जाता था, कनिष्क के विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। और कनिष्क के साम्राज्य की दूसरी राजधानी जो है मथुरा थी। कनिष्क के लेखों में क्या कहा गया है? तो उसे महाराजा धीराज देवपुत्र जो है कहा गया है। देवपुत्र की उपाधि कनिष्क के संदर्भ में क्या भाव व्यक्त करती है? तो दैवी उत्पत्ति में विश्वास जो है उसकी देवपुत्र की उपाधि जो है इसका भाव व्यक्त करती है। कुषाण शासक देवपुत्र के अतिरिक्त कौन सी उपाधियां धारण करते थे? तो अभी हमने आपको बताया था शाही या शाह, अनुशाही जो है ये उपाधियां भी धारण करते थे। आगे इसके क्वेश्चनों को देख लीजिए। शाही तथा अनुशाही की उपाधियां किस बात का सूचक हैं? तो सामंत और स्वामी का सूचक जो है इसकी उपाधियां इस बात का सूचक हैं। रोमन सम्राट की भांति कनिष्क ने कौन सी उपाधियां धारण की थी? तो कैसर अथवा सीजर की उपाधियां धारण की थी। प्रशासन की सुविधा के लिए कनिष्क ने अपने साम्राज्य को किसमें विभक्त किया था? क्षत्रपों में विभक्त किया था। और बड़े क्षत्रपों के शासन को क्या कहा जाता था? महाक्षत्रप कहा जाता था। छोटे क्षत्रपों के शासन को क्षत्रप कहा जाता था। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। खरपल्लान मथुरा के महाक्षत्रप था तथा बनस्पर वाराणसी में क्षत्रप था। उत्तर पश्चिम में लल्ल तथा लाइक क्षत्रप थे और क्षत्रप पद पर अधिकतर विदेशी व्यक्तियों की नियुक्ति होती थी। एक ही प्रांत में संयुक्त रूप से 2 शासक नियुक्त करने की विचित्र प्रथा का प्रारंभ किसके समय में हुआ था? कुषाणों के समय में हुआ था। कुषाण लेखों में किन पदाधिकारियों के नामों का उल्लेख मिलता है? तो दंडनायक तथा महादंडनायक का उल्लेख मिलता है। कुषाण काल के ग्राम प्रशासन की जानकारी किस लेख से प्राप्त होती है? तो जो ग्राम प्रशासन की जानकारी है मथुरा लेख से प्राप्त होती है। कुषाण काल में ग्राम प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? तो ग्रामीक होता था।
कनिष्क कुल कितने वर्षों तक शासन किया है? तो 23 वर्षों तक शासन किया है। कनिष्क कुषाण शासक कनिष्क की मृत्यु कब हुई थी? तो 100 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। कनिष्क का मूल्यांकन देख लीजिए। कनिष्क एक महान विजेता थे, साम्राज्य निर्माता तथा विद्या एवं कला कौशल के संरक्षक थे। कनिष्क ने बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय से संपोषण तथा संरक्षण दिया था और उसके समय कश्मीर के कुंडल वन में वशमित्र की अध्यक्षता में चतुर्बौध संगीति का भी आयोजन हुआ था। कनिष्क के उत्तराधिकारी देख लीजिए। कनिष्क के मृत्यु के पश्चात कुषाण वंश का शासक कौन बना था? तो वाशिष्ठ बना था, जो कि 102 से 106 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। और वशिष्ठ के पश्चात कुषाण वंश का शासक कौन बना? तो हुविष्क बने थे। हुविष्क का साम्राज्य विस्तार कहाँ तक फैला था? तो उत्तर में कपिसा से लेकर पूर्व बिहार तक जो है इनका साम्राज्य फैला हुआ था। हुविष्क ने किस धातु के सिक्के चलाए? तो हुविष्क ने जो है सोने एवं तांबे के सिक्के चलाए थे। कुषाण शासक हुविष्क किस धर्म के प्रति झुकाव था? तो जो हुविष्क था इसका ब्राह्मण धर्म के प्रति झुकाव था। कुषाण शासक हुविष्क की धार्मिक नीति कैसी थी? तो धार्मिक सहिष्णुता की इसकी नीति थी। कुषाण शासक हुविष्क के सिक्कों पर किन हिंदू देवी देवताओं के चित्र उत्कीर्ण मिलते हैं? तो शिव, स्कंद, कुमार, विशाख, महासेन की जो है चित्र जो है उत्कीर्ण मिलते हैं इनके सिक्कों पर। कुषाण शासक हुविष्क ने कश्मीर पर किस नगर की स्थापना की थी? तो हुष्कपुर नगर की स्थापना की थी। हुविष्क के पश्चात कुषाण वंश का शासक कौन बना था? तो कनिष्क द्वितीय बना था। कनिष्क द्वितीय के संवर्ष से जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो आरा लेख से प्राप्त होती है। कनिष्क द्वितीय का कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी? तो महाराज, राजाधिकराज, देवपुत्र, कैसर या सीजर की उपाधियां जो हैं इन्होंने कनिष्क द्वितीय ने धारण की थी। कनिष्क कुल का अंतिम महान सम्राट कौन हुआ था? तो अंतिम जो है महान सम्राट जो है वासुदेव हुआ था। और कुषाण वंश के कुषाण शासक वासुदेव के समय कुषाण सत्ता का केंद्र किन क्षेत्रों तक सीमित हो गया था? तो मथुरा के समीपवर्ती क्षेत्रों तक जो है सीमित हो गया था। कुषाण शासक वासुदेव किस मत के अनुयायी थे? ये शैव मत के अनुयायी थे। कुषाण शासक वासुदेव के सिक्कों पर किन देवी देवता का आकृतियां उत्कीर्ण मिलती हैं? शिव एवं नंदी देवता की आकृतियां जो हैं उत्कीर्ण मिलती हैं। यहाँ परवर्ती कुषाण शासक देख लीजिए। कुषाण शासक वासुदेव के पश्चात कुषाण साम्राज्य का शासक कौन बना? तो कनिष्क तृतीय बना। कनिष्क तृतीय के पश्चात कुषाण साम्राज्य का शासक कौन बना? तो फिर वासुदेव द्वितीय बने। वासुदेव द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? 210 ईस्वी पूर्व से 230 ईस्वी तक माना जाता है। किस कुषाण शासक के समय कुषाण साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी? तो वासुदेव द्वितीय जो है कुषाण शासक थे। इस समय कुषाण साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया जो है पूरी हो चुकी थी। कुषाण साम्राज्य के पतन के पश्चात किन गणराज्यों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी? तो नागवंश, यौधेय वंश, मालव तथा कुणिंद जो है इन्होंने अपने गणराज्यों की स्वतंत्रता को घोषित कर दिया था। पश्चिमोत्तर भारत में किसने कुषाणों की सत्ता का अंत किया था? तो सैसेनियों ने जो है कुषाण सत्ता का अंत किया था। ससैनियों ने कुषाण शासक को पराजित कर कुषाण सत्ता का अंत किया था। तो वासुदेव द्वितीय थे। वासुदेव द्वितीय को इन्होंने पराजित किया था। ससैनियों ने कुषाणों के किन सिक्कों को ग्रहण कर लिया था? तो शिव तथा नंदी प्रकार के जो सिक्के थे उनको ग्रहण कर लिया था। ससैनियन कुषाण सिक्के की क्या विशेषता थी? तो इनके अग्रभाग पर सैसेनियन तथा पृष्ठभाग पर परवर्ती कुषाण सिक्के जो है लिखा हुआ था, यह इनकी विशेषता थी। आगे कुषाणकालीन संस्कृति देख लीजिए, इनका सामाजिक जीवन कैसा था। शक, कुषाण, पहलव, सीथियन आदि विदेशी जातियों को स्मृतिकारों ने किस रूप में वर्णित व्यवस्था का स्थान दिया था? तो व्रात क्षत्रिय के रूप में इनको स्थान दिया था। इनकी व्यापार वाणिज्य की स्थिति देखिए। कुषाणों के शासनकाल की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो अच्छी थी। कुषाण काल में व्यापार वाणिज्य की दशा कैसी थी? उन्नति दशा में थी। और पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रन शीर्षक किन वस्तुओं का विवरण मिलता है?
जिसकी बड़ी मात्रा में भारत से रोम के निर्यात, जिससे जो है बड़ी मात्रा में भारत से रोम को निर्यात किया जाता था। तो मसाले हैं, मोती हैं, मलमल है, हाथी दांत की वस्तुएं हैं, औषधियाँ और चंदन इत्र जो है ये भारत से रोम को निर्यात किया जाता था। कुषाण शासक सोने की प्राप्ति किन स्थलों से करते थे? तो मध्य एशिया के अल्लाई पहाड़ों से एवं रोम से जो है सोने की प्राप्ति इन स्थलों से ये लोग करते थे। मथुरा के समीप शोक नामक स्थल की खुदाई से कुषाणों के भवनों के कितने स्तर प्राप्त हुए हैं? तो 7 स्तर प्राप्त हुए हैं। इनका बौद्ध धर्म देख लीजिए। कनिष्क किस धर्म को मुक्त हृदय से संपोषण एवं संरक्षण दिया था? तो बौद्ध धर्म को जो इसने संपोषण तथा संरक्षण दिया था। कनिष्क के समय हुई चतुर्दश संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? वशमित्र ने की थी। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। और कनिष्क में चतुर्दश संगीत किस स्थल पर हुई थी? तो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और कनिष्क बौद्ध मत के अनुयायी थे तथापि उनकी अन्य धर्मों के प्रति नीति कैसी थी? तो धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी। इनके सिक्के देख लीजिए। कनिष्क के सिक्कों पर विभिन्न देवी देवताओं की आकृतियां मिलती हैं जो निम्नतः है। इनके सिक्कों पर जो है बुद्ध, एल्मी, मिस्री, जरथुश्री, आइशो जिन्हें शिव के नाम से जाना गया है, मेरो, ईरानी, मिस्र, सूर्य, माओ जिन्हें चंद्र, नाना सुमेरियन, मातृ देवी, हेलियोस तथा शलेनी यूनानी में जो है सूर्य तथा चंद्र विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। हुविस के शासनकाल में 37 वर्ष में अंकित एक बौद्ध स्तंभ लेख से पता चलता है कि जीवक नामक बौद्ध भिक्षु ने हुविस को बौद्ध विहार जो है दान में दिया था। मथुरा से प्राप्त 67वें वर्ष के लेख में महासांघिक आचार्यों के लिए एक बुद्ध प्रतिमा बनवाने का भी उल्लेख मिलता है। यमन, शक, कुषाण शासकों के काल में बौद्ध धर्म उत्तर पश्चिम तथा देश के अन्य भागों में काफ़ी लोकप्रिय हो गया था। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कल इसके साहित्यिक और स्थापत्य कला के बारे में एक पार्ट और लेके आएंगे। उसमें हमारा पूरा मौर्योत्तर जो है काल जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है 22 पार्ट्स में मौर्योत्तर कंप्लीट हो जाएगा और 23 से फिर हम गुप्त एवं गुप्तोत्तर दोनों को साथ साथ कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही है। आपको ये सेशन कैसे लग रहा है, कैसे आपको क्वेश्चन लग रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। और मुझे डेली बोलना पड़ता है, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। कल इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।